नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने परिवार स्वाध्याय सीढ़ी में। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। हम तो बस आप लोगों से इतनी उम्मीद कर सकते हैं कि आप लोग मेहनत को देखोगे और सपोर्ट करोगे। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो वो लाल बटन दबा दीजिए जिसे सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उसे दबा दीजिए, उसे काला कर लीजिए, ठीक है। और बेल आइकन दबा लीजिए। कोशिश करेंगे कि बेस्ट से बेस्ट आप लोगों के लिए किया जा सके। तो आज के लिए हम शुरू करते हैं। आज कुछ अच्छा दिखाई दे रहा होगा कल के मुकाबले, तो रोज प्रोग्रेस होती है, धीरे धीरे और कुछ अच्छा करने की कोशिश करेंगे। बस आप लोग सपोर्ट करिए। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को कभी ना कभी तो हमारी मेहनत दिखाई देगी। कभी तो आप लोगों को लगेगा कि यार हाँ, ये लोग मेहनत कर रहे हैं और पढ़ा रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो वैसे भी पढ़ाना तो अच्छी बात होती है ना। बचपन से सुनते आए कि पढ़ाना अच्छी बात है या फिर पढ़ना अच्छी बात है। शुरू करते हैं। आज जो हमारे MCQ क्वेश्चन होंगे वे आप लोगों के सामने हैं और आप लोग उन्हें देख सकते हो, ठीक है। तो हमारे क्वेश्चन हैं, गरीबों की सहायता करो। गरीबों की सहायता करो। गरीब शब्द क्या है? गरीबों की सहायता करो। तो इसमें जो रेखांकित शब्द है, या हम कह सकते हैं इसमें गरीब शब्द क्या है, बताइए। इनमें से ये विशेषण है, ये विशेष्य है, जातिवाचक संज्ञा है या फिर भाववाचक संज्ञा है? बताइए क्या है भाई। गरीबों की सहायता करो। यहाँ पर जो गरीब शब्द है वो पूरी जाति का बोध करा रहा है। किसका? गरीबों की पूरी जाति का बोध करा रहा है। गरीब से हमें किसी भावना का बोध नहीं हो रहा। अब लोग कुछ सोचेंगे कि गरीब जो है, मन में एक भाव उत्पन्न होगा, वो अलग बात है। लेकिन ना ये विशेष्य है, ना इसकी कोई विशेषता बताई जा रही है, ना यह कोई विशेषण है, और न इसमें कोई भावना है कि इसके भावना से जुड़ा हुआ कोई शब्द है, भावना से हमें जोड़ देता है। ये क्या है? ये जाति का बोध कराता है। किसकी? गरीबों की पूरी जाति का बोध कराता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है। रेखांकित शब्द में की संज्ञा क्या है? बताइए। बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है। इसमें रेखांकित शब्द क्या है? बुढ़ापा। तो बुढ़ापा क्या है? बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है। रेखांकित शब्द की संज्ञा को पहचानिए। जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा या समूहवाचक संज्ञा? तो इसमें क्या होगा? इसमें होगा आपका भाववाचक संज्ञा। क्या होगा? भाववाचक संज्ञा। मैंने जब आपको ये चैप्टर कराया था तो मैंने आपको बताया था कि जब भी हमें भाववाचक संज्ञा पहचाननी हो तो लगभग 80% 90% तक आप मान सकते हो। जब हम सोचते हैं कि बुढ़ापा कहाँ? बुढ़ापा बचपन से सुनते हैं, बुढ़ापा मन से होता है। जब आप लोग मान लोगे मन से, तो मैंने हमेशा ही कहा है कि आप लोग जब भी किसी भाववाचक संज्ञा को देखना चाहते हो तो उसमें एक शब्द जोड़ दो कि बुढ़ापा मन में है। तो एक मतलब उससे हमें एक हिंट मिल जाता है, जब ये बिल्कुल सही बैठता है। बुढ़ापा मन में है, बिल्कुल सही। भाई लड़का मन में है। क्या लड़का मन में हो सकता है? नहीं। लड़के को हम छू सकते हैं। लड़का एक जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है ना। लेकिन यहां पर क्या है? बुढ़ापे को हम छू नहीं सकते, बस महसूस कर सकते हैं। तो बुढ़ापा क्या है? बुढ़ापा जातिवाचक संज्ञा है। क्या है? बुढ़ापा जातिवाचक संज्ञा है। कैसा है? जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आपका? लड़का दौड़ता है। इस वाक्य में लड़का किस प्रकार का किस संज्ञा का उदाहरण है? बताइए। लड़का दौड़ता है, इसमें जो लड़का है वो किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है? ठीक है, बताइए। क्या व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, भाववाचक है या समूहवाचक है? सबसे पहले मैं संज्ञा के बारे में बताना चाहता हूं आपको कि जो संज्ञा है वो संज्ञा क्या होती है। किसी व्यक्ति, स्थान, भाव आदि का नाम बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं? 5। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। अब इसमें से लड़का क्या है? लड़का हमें किसका बोध कराता है? लड़का हमें पूरी जाति का बोध कराता है। किसका? लड़का हमें पूरी जाति का बोध कराता है। तो लड़का क्या हुआ? लड़का हुआ जातिवाचक संज्ञा। अगर यहां पर होता राम, क्या होता? यहां पर हम लिख देते हैं राम। तो राम क्या है? राम हमें बोध कराता है किसी विशेष का,
किसी विशेष का बोध कराता है, लेकिन जो शब्द हमें पूरी जाति का बोध कराते हैं, किसी एक तरह की जाति का बोध कराते हैं, उसे क्या कहते हैं? आपका जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, अब देखिए नंबर 4 पर क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? इनमें से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? बताइए कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? जवान, बालक, सुंदर, मनुष्य। बताइए, जवान, बालक, सुंदर और मनुष्य। मनुष्यों की एक जाति होती है, बालक एक जातिवाचक संज्ञा है। अगर बात करूं जवान, ये जवान क्या है? जवान यहाँ पे आप कह सकते हो किसी सेना का जवान या कैसे भी, ये क्या है? ये है आपका पूरी जाति का बोध कराता है। ठीक है ना भाई। मनुष्य क्या है? पूरी मनुष्य जाति का बोध कराता है। बालक सभी बालकों की जाति का बोध कराता है। ठीक है, लेकिन सुंदर, क्या सुंदर को किसी जाति का बोध कराता है? क्या सुंदरता मन में है? अब कुछ कह सकते हैं कि सर सुंदर तो भाववाचक हो सकती है, लेकिन नहीं, भाववाचक नहीं होगी, क्योंकि ये सुंदर क्या है? सुंदर, और सुंदरता उसका गुण है। सुंदरता क्या है? उसका गुण है, और सुंदर, ठीक है, तो क्या हुआ है? जातिवाचक संज्ञा नहीं है। सुंदर क्या है? सुंदर जातिवाचक संज्ञा नहीं है। अब नंबर 5 पे हम देखते हैं। नंबर 5 क्या कहता है? निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? इनमें से वे शब्द, उस ऑप्शन को चुनिए जो ऑप्शन हमें यह बताता है कि इसमें आने वाले सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा जो हमें किसी विशेष व्यक्ति का बोध कराते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे रामचरितमानस, आपका राम, गंगा। ऑप्शन नंबर 2 कृष्ण, कामायनी और मिठास। ठीक है, ये आपका कृष्ण, कामायनी और मिठास, ये सब अलग अलग है, इनके बीच में कोमा है। ठीक है, तो लखनऊ, आम और बुढ़ापा, ममता, वकील और पुस्तक। ठीक है, अब देखिए राम, रामचरितमानस और गंगा, ये सभी क्या है? ये सभी एक व्यक्ति का बोध कराते हैं। किसका? व्यक्ति का बोध कराते हैं। किसका बोध कराते हैं? व्यक्ति का बोध कराते हैं। तो ये क्या हुआ? व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्योंकि कृष्ण व्यक्तिवाचक संज्ञा है, कामायनी भी एक पुस्तक का नाम है, ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन मिठास मन में है। मिठास कहाँ पे है? मिठास मन में है, और ये हमें व्यक्तिवाचक संज्ञा का बोध नहीं कराती। एक मिनट होल्ड करना दोस्तों, बस देखना था कि आप लोगों को क्लियर दिखाई दे रहा है। बस व्यक्तिवाचक संज्ञा का बोध हमें नहीं कराती। इसी प्रकार लखनऊ, लेकिन यहाँ पे आम, इन सब में बुढ़ापा हमें व्यक्तिवाचक संज्ञा का बोध नहीं कराता, क्योंकि बुढ़ापा भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, ममता, वकील और पुस्तक। ठीक है, ममता, वकील और पुस्तक हमें क्या व्यक्तिवाचक चाहिए? अगर ममता हम किसी स्त्री का नाम मान लेते हैं, किसी स्त्री विशेष का नाम मान लेते हैं, तो पुस्तक क्या है? पुस्तक पूरी जाति का बोध कराता है। किसका? पूरी जाति का। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन होगा राम और रामचरितमानस और गंगा क्या है? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। किसके? व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। अब देखिए, समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था। भाई जो समुद्रगुप्त है उसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। यहाँ पर नेपोलियन किस प्रकार की संज्ञा है? नेपोलियन किस प्रकार की, यहाँ पे संज्ञा होगा, जो यहाँ पे छूटा हुआ है संज्ञा। क्या है? संज्ञा है। किस प्रकार की संज्ञा है? ठीक है, नेपोलियन किस प्रकार की संज्ञा है, या हम कह सकते हैं समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन है। यहाँ पर नेपोलियन शब्द क्या है? किस प्रकार की व्यक्तिवाचक संज्ञा है? जातिवाचक है, भाववाचक है, या समूहवाचक है? ठीक है, क्या है? समूहवाचक। इससे पहला जो क्वेश्चन था, पहले मैं उसके बारे में कुछ बताना चाहता हूं आप लोगों को। जो ये क्वेश्चन है निम्नलिखित विकल्प, क्योंकि इसमें जितने भी क्वेश्चन आए हैं वे सब किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं। इनमें कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो एग्जाम में नहीं आया हुआ है। ठीक है, इनमें सभी क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। ये सारे कितने भी क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं सब किसी एग्जाम में आए हुए। जो ये था अन्य विकल्पों में से, ये यूपी ट्रिपल एससी, ये क्वेश्चन यूपी ट्रिपल एससी ग्राम विकास अधिकारी के अंतर्गत आया हुआ है। क्या? ग्राम विकास अधिकारी 2016,
कब? ग्राम विकास अधिकारी 2016 में ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, अब हम देखते हैं नंबर 6। अब यहाँ पे नेपोलियन शब्द के बारे में बताइए कि नेपोलियन शब्द क्या है, क्या ये हमें किसका बोध कराता है, कौन सी संज्ञा का ये हमें बोध कराता है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या समूहवाचक? अब नेपोलियन, आप लोग बोलोगे कि जो सर नेपोलियन है वो हमें व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक विशेष जाति का बोध कराता है। नेपोलियन का अर्थ है यहाँ बहादुरों की जाति, किसकी? जो बहुत बहादुर होंगे, जिन्होंने, जैसे नेपोलियन थे, नेपोलियन को, जो नेपोलियन था उसे इसलिए इन्हें नेपोलियन की संज्ञा दी गई है क्योंकि ये पूरी जाति का बोध कराता है। ये शब्द किसी विशेष जाति का बोध कराता है, उन व्यक्तियों की जाति का बोध कराता है जो बहुत साहसी थे। क्या थे? जो बहुत ज्यादा साहसी थे। क्या थे? बहुत ज्यादा साहसी थे। ठीक है, क्या थे? बहुत ज्यादा साहसी थे। ठीक है ना? तो समुद्रगुप्त को नेपोलियन की उपाधि दी गई है क्योंकि वो बहुत ज्यादा साहसी थे। और नेपोलियन था, अर्थात नेपोलियन क्या है? एक व्यक्ति, एक जातिवाचक संज्ञा है। जैसे से क्या है? जयचंदों से देश को खतरा है। अब जयचंद क्या है? जयचंद एक नाम है, लेकिन यहां में मैंने कहा है कि जयचंदों से देश को खतरा है। तो जयचंद क्या हुआ? जयचंदों से देश को खतरा है। क्या है? जयचंदों से, मैं लिख देता हूं, चलो यही देख लेते हैं। जयचंदों से देश को खतरा है। अब जयचंद क्या है? ये एक जाति है उन व्यक्तियों की जो विश्वासघाती होते हैं। तो यहां पर ऐसे ही नेपोलियन क्या है? पूरी जाति का बोध करा रहा है। किसका? पूरी जाति का बोध करा रहा है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है? अब थोड़ा सा हमें तेज चलना होगा क्योंकि टाइम हो जाएगा, नहीं तो लगभग 30-25 प्लस क्वेश्चन होंगे, 25 के आसपास क्वेश्चन होंगे, तो जल्दी करने की कोशिश करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है? बताइए। सभा, भीड़, कक्षा, दौड़। बताइए कौन सा नहीं होगा? सभा, भीड़, कक्षा या दौड़? दौड़ इसमें से समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं होगा। किसका? समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं होगा। ठीक है, दौड़ इसमें से समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है? अब द्रव्यवाचक संज्ञा के बारे में बताइए। द्रव्यवाचक संज्ञा कौन सा है? खटाई, मिठाई, दूध, झंडा। खूब दिखाई दे रहा है द्रव्यवाचक संज्ञा वे शब्द जिन्हें हम नाप तोल नहीं सकते, जिन्हें हम नाप तोल सकते हैं, गिन नहीं सकते, क्या कहलाते हैं? समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं। क्या? सॉरी, द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। ठीक है, नंबर 9 पर निम्नलिखित विशेषणों में से संज्ञा को पहचानिए। निम्नलिखित विशेषणों में से संज्ञा को पहचानिए। आपके ऑप्शन है आसमानी, किसे पहचानना है? संज्ञा को। आसमानी, नियमित, पाश्चात्य और अनुशासन। क्या होगा? अनुशासन। क्या होगा? अनुशासन। निम्नलिखित विशेषणों में से संज्ञा को पहचानिए। आसमानी, ये सब क्या है? आसमानी, नियमित और पाश्चात्य, ये क्या है? ये नहीं, आंसर क्या होगा आपका? अनुशासन। विशेषणों में से ये क्या है? आसमानी, नियमित और पाश्चात्य क्या है? आपके विशेषण शब्द है। इसमें अनुशासन क्या है? वो संज्ञा है। क्या है? अनुशासन संज्ञा है। ठीक है, अनुशासन क्या शब्द है? अनुशासन संज्ञा है। अनुशासन भाववाचक संज्ञा होगा। निम्नलिखित में से संज्ञा शब्द कौन सा है? बताइए। पतला, गहरा, सभा या फिर हरा? कौन सा होगा? हरा, पतला, सभा और गहरा। कौन सा शब्द इसमें से संज्ञा है? बताइए। समूहवाचक संज्ञा क्या होगा? शब्द क्या होगा? सभा। सभा क्या है? आपका समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है। गाय कौन सी संज्ञा है? बताइए। गाय, या हम कह सकते हैं गाय कौन सी संज्ञा है? बताइए। गाय जो है ये शब्द कौन सी संज्ञा है? मतलब किस प्रकार की संज्ञा को ये दर्शाता है? किस प्रकार की संज्ञा को ये दर्शाता है? बताइए। गाय कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या द्रव्यवाचक? कौन सी? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या द्रव्यवाचक? गाय जो है वो पूरी जाति का बोध कराती है। भाई अगर कहता कि गाय का नाम श्यामा है तो श्यामा गाय काली है, श्यामा गाय काली है, तो श्यामा गाय विशेष गाय की बात कर दी। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? सिर्फ गाय कहा है, अब कौन सी गाय नहीं पता, तो पूरी जाति का बोध करा रहा है। पूरी जाति का हमें बोध होता है। ठीक है, क्रियार्थक क्रिया संज्ञा सदा किस रूप में रहती है? जो क्रियार्थक क्रिया होती है
वे शब्द जो संज्ञा के लिए क्रिया कार्य करते हैं उसे क्या कहते हैं? क्रियार्थक क्रिया। क्रियार्थक क्रिया सदा किस रूप में रहती है? सदा एक वचन में रहती है। किस में? सदा एक वचन पुल्लिंग में रहती है। जो क्रियार्थक क्रिया होती है सदा एक वचन पुल्लिंग में रहती है। जैसे एग्जाम्पल है आपका, एग्जाम्पल होगा आपका रात में टहलना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। रात में टहलना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। यहाँ पर जो क्रिया है वो संज्ञा का कार्य करती है। ठीक है, तो क्रियार्थक संज्ञा सदा किस रूप में रहती है? ये एक वचन पुल्लिंग में रहती है। जैसे रात में टहलना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर कितने पे आ गए हम? क्वेश्चन नंबर आपका 13। क्वेश्चन नंबर 13 पर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है? दिल्ली, मोहन, लड़का या फिर बीमारी? कौन सी होगी? बहुत आसानी से पता चलता है, बीमारी। ठीक है, दिल्ली किसी विशेष शहर का नाम है। जाति लड़का, जातिवाचक लड़का, दिल्ली जातिवाचक, और मोहन ये भी किसी विशेष का नाम है। तो क्या हुआ? ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण होगा। किसका? व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण होगा। बाप का संबंधवाचक संज्ञा रूप क्या होगा? बताइए, बाप का संबंधवाचक संज्ञा रूप क्या होगा? बापा, बापती, बपोता या बपोती? कौन सा होगा? यूपी SSS में यह क्वेश्चन आया हुआ है। फॉरेस्ट गार्ड में, किसमें? फॉरेस्ट गार्ड में ये क्वेश्चन आया हुआ था, बपोती। क्या होगा? बपोती। क्या होगा? बपोती। यूपी SSS वन रक्षक या फॉरेस्ट गार्ड में ये क्वेश्चन आया हुआ था 2016 में। किसमें? 2018 में, 2018 में आया हुआ था शायद, या 16 में। देख लेना, क्वेश्चन डाल लेना, एग्जाम सेम यही क्वेश्चन आप लिखोगे कि बाप का संबंधवाचक संज्ञा रूप क्या होगा गूगल पे, तो आपको बता देगा कि ये यूपी SSS के किसमें वन रक्षक के कौन सी साल में आया था। लेकिन आया था वन रक्षक में, ये कंफर्म हूं मैं कि बाप का संबंधवाचक संज्ञा रूप क्या होगा? बपोती। क्या होगा? बपोती। ठीक है, पशु चल रहे हैं रेखांकित पद। पशु चल रहे हैं रेखांकित पद है। बताइए, पशु जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक है, भाववाचक है या फिर द्रव्यवाचक है? बताइए क्या होगा? पशु चल रहे हैं, क्या होगा? मैंने आपको बताया था कि अगर मैं कहूं कि श्यामा गाय, तो श्यामा क्या है? श्यामा गाय, मैंने नाम रखा था गाय का, तो विशेष किसका बोध करा रही है हमें? किसका? एक विशेष गाय का बोध करा रही है। भाई उसका नाम श्यामा है, श्यामा गाय काली है, तो विशेष श्यामा गाय का बोध हो रही है, सब गाय का बोध नहीं हो रहा। लेकिन यहाँ पर क्या है? पशु। पशु किसी विशेष पशु को बता सकते हो। अगर मैं कहता हूं कि वह पशु है, वह पशु खेत में, वह पशु जा रहा है, बताइए कौन सा पशु? क्या आप बता सकते हो? लेकिन अगर मैं कहता हूं कि घोड़ा जा रहा है, पकड़ के लेके आओ, तो घोड़ा क्या है? घोड़ा जाति का व्यक्ति का बोध कराता है, व्यक्तिवाचक होगा। लेकिन यहां पर क्या होगा? किसने? घोड़ा भी आपका जाति होगा। ठीक है ना, सॉरी, घोड़ा भी जाति होगा क्योंकि वो भी पूरी घोड़े जाति को संबोधित करता है। लेकिन अगर मैं आपसे कहता हूं किसी विशेष का नाम लेके, जैसे मैंने किसी घोड़े का नाम रख दिया, मैंने जैसे गाय का नाम रखा था, तो वो क्या होगा? वो पूरी जाति का बोध कराता है। किसका? पूरी जाति का बोध, व्यक्ति का बोध कराएगा। जैसे श्यामा गाय पूरी एक व्यक्ति का बोध कराती है, लेकिन गाय जाति का बोध कराती है। घोड़ा, घोड़ा किसका बोध? पूरी घोड़ा जाति का बोध कराता है। इसी प्रकार पशु, पशु पूरी पशु जाति का बोध कराता है। तो आंसर क्या होगा? जातिवाचक संज्ञा इसका आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि अभी थोड़ा सा इसे समझने में थोड़ा टाइम लग रहा है। थोड़ा सा जैसे ही सेट होता है, जितनी भी प्रॉब्लम है सब खत्म हो जाएगी। हम लोग मेहनत करते हैं, बस आप लोगों से उम्मीद करते हैं कि सपोर्ट करोगे, और आपकी सपोर्ट यही होते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि आपके परिवार बढ़ सके, आपके परिवार में आने वालों की संख्या बढ़ सके। और जैसे ही आपके साथ बैठने वाले, आपके साथ पढ़ने वालों की संख्या बढ़ती है, तो हमें देख के अच्छा लगता है, जैसे ही आप लोगों की संख्या ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग हमसे जुड़ते हो। ठीक है, तो आइए पढ़ाई पे ध्यान देते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग सपोर्ट करोगे। बस आपसे उम्मीद की जा सकती है, बस कहा जा सकता है।
और यही की जा सकती है उम्मीद कि जैसे हम लोग मेहनत करते हैं आप उसे समझोगे और सपोर्ट करोगे। ठीक है, राज्यपाल की में कौन सी संज्ञा है, बताइए राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है। ऑप्शन है आपके, ऑप्शन है व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, आपके भाववाचक और समूहवाचक। बताइए राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है, बताइए। क्या व्यक्तिवाचक राज्यपाल किसी व्यक्ति विशेष का नाम है? नहीं, राज्यपाल एक पद है और उस पे पद जो है किसका पद, बताइए। राज्यपाल मैंने कहा, आप बता दोगे कि मैं किस राज्यपाल की बात कर रहा हूं? नहीं, राज्यपाल एक पूरी जाति का बोध कराता है हमें। राज्यपाल जो शब्द है हमें पूरी जाति का बोध कराता है। तो क्या होगा, राज्यपाल यूपीटीपीएससी लोअर प्रथम परीक्षा 2019, क्या लोअर 2015 ये क्वेश्चन आया हुआ था। यूपीटीपीएससी लोअर प्रथम पाली में और 2015 में, कब 2015 में राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक। क्योंकि राज्यपाल शब्द हमें पूरी जाति का बोध कराता है, किसी विशेष का नहीं, अपनी पूरी राज्यपाल की जाति का बोध हमें ये कराता है, एक ऐसे पद का बोध कराता है। निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है, बताइए। भारत, लड़का, पेड़ या मित्रता, बताइए कौन सा होगा। मुझे तो लगता है कि आप लोग आंसर दे दोगे क्योंकि मैंने आपको ये सब कुछ करा दिया है और अभी आज से हमारा टॉपिक जो शुरू होगा वो वर्णमाला होगा, धीरे धीरे यहाँ तक भी पहुंच जाएंगे। तो क्या होगा, मित्रता। क्या होगा, निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है? मित्रता भाववाचक संज्ञा है। क्योंकि भारत क्या है, भारत एक देश है। क्या है, भारत एक देश है। ठीक है, किसका बोध कराता है? एक व्यक्तिवाचक संज्ञा का बोध कराता है। जैसे भारत, अमेरिका सब अलग अलग होंगे। ठीक है, लड़का पूरी जाति का बोध कराता है और पेड़ भी किसी जाति का बोध कराता है। लेकिन मित्रता को हम छू नहीं सकते, हमारे मन में होती है। वही बात, मित्रता मन में है। ठीक है, तो क्या हुआ, व्यक्ति जाति भाववाचक संज्ञा हुआ मित्रता। क्या हुआ, मित्रता। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण अंतस्थ नहीं है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण अंतस्थ नहीं है? अंतस्थ वर्ण कौन सा नहीं है? जल्दी ही ये टॉपिक शुरू हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण अंतस्थ नहीं है? ये, रे, ले और वे। अंतस्थ वर्ण कौन से होते हैं? ये, रे, ले और वे। तो इसमें से कौन सा नहीं होगा? है अंतस्थ वर्ण नहीं होगा। अंतस्थ वर्ण कौन से होते हैं? ये, रे, ले और वे। ये सभी क्या होते हैं? अंतस्थ वर्ण होते हैं। शायद आप लोगों को दिख रहा होगा। अघोष वर्ण कौन सा होता है? अघोष वर्ण कौन सा है, बताइए कौन सा है? अघोष वर्ण होते हैं किसी भी व्यंजन वर्ग का तीसरा और चौथा। कौन सा? तीसरा और चौथा। और ये, रे, ले, ये सघोष होते हैं श उष्ण व्यंजन में से और श, ये क्या होते हैं? सघोष में आते हैं। कौन से सघोष में आते हैं? श, आपका श और से, ये सभी कहीं में आते हैं? अघोष में आते हैं। लेकिन है अघोष में चला जाता है तो ऑप्शन का आंसर क्या होगा? आंसर होगा है। कौन सा आंसर होगा? आंसर होगा है। ठीक है, कौन सा आंसर होगा? आंसर होगा है। ठीक है, ठीक है। अघोष वर्ण पूछे, अघोष कौन से होते हैं? पहला और दूसरा, किसी भी व्यंजन वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण अघोष होते हैं और श और श अघोष में आते हैं। तो लेकिन ये सभी स्वर सघोष होते हैं, है सघोष होता है और पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा सघोष होते हैं। तो च, छ, जय, तीसरा, चौथा, पांचवा सघोष होते हैं। तो जय क्या हुआ? जय होगा सघोष। ठीक है, अब हम देखते हैं हिंदी की तालव्य ध्वनि कौन सी है? हिंदी की तालव्य ध्वनि कौन सी है? थोड़ी जल्दी करना पड़ेगा। हिंदी की तालव्य ध्वनि कौन सी है? तालव्य ध्वनि कौन सी होती है? पे, फे, बे, भे कौन सी होती है? अगर बात करते हैं तो हम ये होती है आपकी ओष्ठ्य। अगर टे, ठे, डे, ढे तो कहते हैं मैं मूर्धन्य होती है। अगर बात करते हैं ते, थे, दे, धे की तो ये वाली दंत्य होती है। और बची कौन सी? चे, छे, जे, झे तो कै और ते, ये कौन सी होती है? तालव्य ध्वनि होती है। कौन सी? ये होती है आपकी तालव्य ध्वनि। ठीक है,
ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा इसका। कौन सा? च, छ और जय तालव्य ध्वनि होती है। कौन सी ध्वनि अल्प प्राण है? अल्प प्राण वे ध्वनि होती है जिनका उच्चारण करते समय वायु हमारे मुख से बहुत कम निकलती है। जिनका उच्चारण करते समय हमारे मुख से जो वायु निकलती है वो बहुत कम निकलती है। कितनी? बहुत कम निकलती है। जैसे आपका कैसे कैसे निकलेगी और ख से, देखिए इनने क्या कहा? अल्प प्राण अर्थात कम वायु, तो ख ज्यादा निकली, महाप्राण। त थ ठीक है। धा से ज्यादा निकली, ठीक है, तो महाप्राण। था से ज्यादा निकली तो क्या होगा? महाप्राण। लेकिन तय क्या होगा? अल्प प्राण होगा। क्या होगा? तय। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर होगा। ठीक है। 22वें क्वेश्चन पे हिंदी की स्पर्श कौन से होते हैं? कै से लेकर मैं तक स्पर्श व्यंजन होते हैं। कितने? कै से लेकर मैं तक स्पर्श व्यंजन होते हैं। अघोष किसी भी व्यंजन वर्ग का पहला और दूसरा, या फिर श, ठीक, श तीनों श में से कोई सा भी, ठीक है। श और आपके महाप्राण ध्वनि, दंत्य और व्यंजन कौन सा? इनमें से ये सभी किसी एक के गुण हैं। बताइए वह कौन सा व्यंजन है जो इन सभी को फॉलो करेगा? बताइए कौन सा होगा जो इन सभी को फॉलो करेगा? स्पर्श व्यंजन भी होना चाहिए, अघोष भी होना चाहिए, आपका घोष भी होना चाहिए, अघोष भी और घोष भी दोनों साथ में दे दिए, ये महाप्राण भी होना चाहिए, दंते भी होना चाहिए, दंते भी होना चाहिए। तो कौन सा होगा? बताइए कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर थ। ये अल्प प्राण, ये महाप्राण होता है, बिल्कुल सही है। और तय दंते होता है, ये भी सही है। महाप्राण भी होगा, बिल्कुल सही है। दंते भी बिल्कुल सही है। स्पर्श व्यंजन भी ये सही है। अब बचा कौन सा? अघोष और घोष दोनों साथ नहीं आ सकते, ठीक है। तो अघोष कौन सा होता है? पहला और दूसरा, और घोष तीसरा, चौथा, पांचवा। तो ये इसमें से काट दीजिए, ठीक है। ठीक है। तो निम्नलिखित प्रश्न क्वेश्चन क्या होगा? हिंदी की स्पर्श ध्वनि अघोष, महाप्राण, दंत्य व्यंजन कौन सा है? सबको फॉलो करने वाला है थ। कौन सा? थ। कौन सा होगा? थ। 22 क्वेश्चन हो गए। 23 नंबर पे हम देखते हैं। 23 नंबर क्या कहता है? संवृत। क्या कहता है? संवृत। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संवृत है? कौन सा स्वर संवृत है? अब देखिए संवृत क्या होते हैं। संवृत का उच्चारण करते समय, वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय हमारा मुख बंद होता है। कैसा होता है? हमारा मुख बंद होता है। उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें संवृत ध्वनि कहते हैं। कैसी ध्वनि? संवृत ध्वनि कहते हैं। जिनका उच्चारण करते समय हमारा मुख बंद होता है, मुख नहीं खुलता, बंद होता है। जैसे आ खुलता है, ओ खुलता है, ए खुलता है, ई उ नहीं खुलता। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी 3 होगा। क्या होगा? संवृत ध्वनि कौन सी होगी? ई। इसके साथ लिख लीजिए बड़ी ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ भी संवृत ध्वनि के अंतर्गत ही आते हैं। कैसी? संवृत ध्वनि के अंतर्गत ही आते हैं। हिंदी की मूर्धन्य ध्वनि कौन सी है? बताइए हिंदी की मूर्धन्य ध्वनि कौन सी है? मुझे टाइम को देखना पड़ रहा है क्योंकि जब लाइव आएंगे तब हम इससे ज़्यादा लंबी क्लास बना सकते हैं। अभी आधे घंटे से ज़्यादा नहीं बना पाते। बस आप लोग सपोर्ट करोगे तो ये भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो हिंदी की मूर्धन्य ध्वनि कौन सी है? तो कै, ते, मैं। तो टे, ठे, डे, ढे मूर्धन्य होती है। क्या टे, ठे, डे, ढे कौन सी होती है? ये होती है आपकी मूर्धन्य, ठीक है। मूर्धन्य, ठीक है। ये पे, फे, बे, भे होती है ओष्ठ्य, ये होती है आपकी तालव्य, ते, थे, दे, धे दंत्य होती है। तो कौन सा बचा आंसर? आंसर होगा बी। क्या होती है? मूर्धन्य। और हिंदी में बै ध्वनि कौन सी है? बै ध्वनि है ओष्ठ्य। कौन सी ध्वनि होती है? बै ध्वनि होती है ओष्ठ्य, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन होगा आपका, नहीं 27, 28, ठीक है। 27 क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से देखिए, निम्नलिखित में से दंत्य ध्वनि कौन सी है? दंत्य ध्वनि को पहचानिए कि इनमें से दंत्य ध्वनि कौन सी है। तो दंत्य ध्वनि आपकी कौन सी होगी? आपकी दंत्य ध्वनि कौन सी होगी? तो ते दंत्य ध्वनि होगी। ते कौन सी ध्वनि दंत्य होगी?
तय दंत्य ध्वनि होगी। और 27वां क्वेश्चन में लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित ध्वनियों में से कौन सी दंतोष्ठ ध्वनि है? दंतोष्ठ ध्वनि कौन सी होगी बताइए, दंतोष्ठ ध्वनि कौन सी होगी? दांत और होठ से बोली जाने वाली कौन सी होगी? दंत और ओष्ठ्य, व और फै दोनों दंतोष्ठ के अंतर्गत आती है। कौन सी? द, व और फै दोनों आती है। लास्ट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, इसका आंसर होगा, ये दोनों इसका आंसर होगा, दंतोष्ठ ध्वनि के अंतर्गत आते हैं। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे क्योंकि टाइम की बाउंडेशन है जो खत्म हो चुका है, कभी भी ऑफ हो सकता है। तो धन्यवाद, बस सपोर्ट करिए, उम्मीद करते हैं आपसे। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आशा करते हैं कि आप लोग सपोर्ट करें।